स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयदानी शफरोज। आज एक शेर याद आ रहा है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। क्या शायर ने ये शेर लिखने वक्त या लिखते वक्त मालेगांव का मंजर देखा था? क्या उसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अदालतें ये नहीं पूछेंगी कि बम किसने रखा, बल्कि ये मान लेंगी कि जिसने धमाके में जान गंवाई वो शायद खुद ही दोषी था। प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथ खड़े पूरे हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी संगठन के ताने बाने को इस शेर में नंगा कर दिया गया है कि हत्यारे को सफाई देने की जरूरत नहीं, बल्कि कानून खुद उसकी ढाल बन जाए तो इंसाफ शर्मिंदा हो जाता है। 17 साल बाद जब मालेगांव केस में फैसला आया तो यह शेर दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। एनआईए ने केस को धीमा किया, सबूतों को कमजोर किया और फिर अदालत ने वही मान लिया जैसे कहा जा रहा हो, मारे गए तो अपनी गलती से मरे होंगे। यह महज इंसाफ का मजाक नहीं है, यह खुलेआम ऐलान है कि तुम्हारा खून यहां सबूत नहीं, एक दुर्भाग्य। 19 सितंबर 2008 को मालेगांव, महाराष्ट्र के मालेगांव की गलियों में खून और बारूद की गंध फैली थी। एक बम धमाका हुआ, 6 मुसलमान मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए, मौतें हुई, लाशें उठी, चीखें गूंजी और यह तो साबित हो गया कि बम धमाका हुआ, लोग मरे। लेकिन 17 साल बाद जो साबित नहीं हो सका वो ये कि आखिर बम रखा किसने। शुरुआत में हमेशा की तरह उंगलियां मुसलमानों पर उठी। जांच एजेंसियों ने नाम लेने में देरी नहीं की, इस्लामी आतंकी संगठन और इस तरह के कई नाम जोड़े गए। लेकिन जब महाराष्ट्र एटीएस ने गहन जांच शुरू की तो कहानी का रुख पलट गया। सबूत इशारे करने लगे कुछ हिंदू चरमपंथियों की ओर और गिरफ्तार हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। एटीएस चीफ हेमंत करकरे एक ईमानदार अफसर जो इस धमाके की परतें खोल रहे थे, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ सबूत जुटाए। वो हिंदुत्व के उस चेहरे को बेनकाब कर रहे थे जिसे राष्ट्रभक्ति की आड़ में छुपा लिया गया था। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, 26/11 का मुंबई हमला हुआ और उसी हमले में करकरे शहीद कर दिए गए। इत्तेफाक था या साजिश, आज भी कोई जवाब नहीं है और इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। लेकिन एक बात तो साफ है कि हेमंत करकरे के साथ सिर्फ एक अफसर नहीं मारा गया, बल्कि न्याय की वो आखिरी उम्मीद भी गोली खा गई थी जो सच की परवाह करती थी। 17 साल, 10,800 दस्तावेजी सबूत, 332 गवाह, 400 से ज्यादा चीजें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की गई। 5 अलग अलग जजों की निगरानी में मुकदमा चला और अंत में कोर्ट ने कहा सबूत ही नहीं है, छोड़ दो सबको। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी बरी कर दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इसी एनआईए की स्पेशल अदालत में महज 2 सुनवाई पहले यानी अप्रैल 2025 में इन्हीं 7 आरोपियों के लिए यूएपीए की धारा 16 के तहत फांसी की मांग की गई थी। वही एजेंसी, वही अदालत, वही केस। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबूत खत्म हो गए, गवाह पलट गए, या फिर शायद सियासत ने न्याय की परिभाषा ही बदल दी। यह सिर्फ एक लीगल यूटर्न नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल है, जहां एनआईए पहले आरोप तय करती है, सजा की मांग करती है और फिर चुपचाप पीछे हट जाती है, मानो कोई स्क्रिप्ट बदल दी गई हो। ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के मां बाप, भाई बहन पूछ रहे हैं, क्या अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बल्कि नेशनल इम्यूनिटी एजेंसी कहा जाए? क्या अब एनआईए सत्ता से जुड़े आरोपियों को बचाने वाली फैक्ट्री बन चुकी है, जहां इंसाफ नहीं सिर्फ छूट मिलती है नाम, धर्म और पद देखकर? इस केस में कई बार ऐसे मोड़ आए जब लगा अब सच्चाई सामने आएगी, अब इंसाफ होगा, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ इस केस को मोड़ देता। कभी गवाह पलट जाते, कभी एनआईए ही अपनी बात से मुकर जाती। जांच की जगह यह मुकदमा एक लुका छिपी का खेल बन चुका था, जहां न्याय की तलाश नहीं, सिर्फ वक्त काटना मकसद था। जो एजेंसी फांसी की मांग कर रही थी, वही एजेंसी कभी सबूतों की झोली खाली दिखाने लगती।
साल दर साल, पेशी दर पेशी, उम्मीद और धोखे की आंख मिचौली चलती रही और 17 साल बाद जब फैसला आया तो हाथ आया सिर्फ सन्नाटा और दिल में रह गई सिर्फ मायूसी। न गुनाह मिला न जवाब, न गुनहगार मिला न जवाब, सिर्फ वो लहू जो अदालतों की फाइलों में सूख चुका है। हाल ही में 2 केस ऐसे सामने आए हैं जो भारतीय न्याय प्रणाली के दोहरे मापदंडों की मिसाल बन गए। एक तरफ 12 मुसलमानों को 18 साल तक जेल में सड़ा दिया गया बिना किसी ठोस सबूत के, लालच देकर, डराकर, धमकाकर उनसे गुनाह कबूल करवाने की हर कोशिश होती रही, उन्हें आतंकवादी साबित करने की पूरी मशीनरी लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ मालेगांव धमाके में जहां सबूत मौजूद थे, गवाह थे और जांच में आरोप तय हो चुके थे, वहां प्रज्ञा ठाकुर जैसी आरोपी सांसद पहुंच गई, बाकी चैन से बाहर घूमते रहे और अब सब सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है सभी को। एक को इंसाफ पाने में जिंदगी लग गई और दूसरे को सियासत करने में कोई रुकावट तक नहीं आई। यही है हमारा तंत्र। 18 साल तक जेल में सड़ाए गए 12 मुसलमानों को जब कोर्ट ने बेगुनाह बताया तो देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार उसी फैसले को कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गई। लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मालेगांव धमाके के बाकी आरोपी जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे बरी हुए तो भाजपा के नेता और भाजपा के संगठन में खुशी की लहर दौड़ गई, मिठाइयां बंटने लगे, जश्न मनाने लगे। सवाल यह है कि फडणवीस बताएं कि इंसाफ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों मांगा जाता है? क्या चरमपंथी अगर भगवा पहन ले तो निर्दोष मान लिया जाए? हालांकि मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ित अहमद अंसारी ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदर अंदर यह एहसास है कि वहां भी वही कहानी दोहराई जाएगी जहां न्याय के नाम पर राजनीति बैठी होगी। उन्हें शायद याद होगा वो शेर, और तब वो शेर पढ़ेंगे कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यही होता आया है। गुजरात दंगों से लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक, जहां हत्यारे, दंगा भड़काने वाले और साजिशकर्ता सभी बरी हो गए और अदालतें आंखें मूंदे खड़ी रहीं। मालेगांव का मामला भी अब उसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है जहां सबूत हार जाते हैं और सत्ता जीत जाती है और पीड़ित को सिर्फ यह विकल्प बचता है कि वो एक और अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे। शायद इस बार इंसाफ किसी चमत्कार से मिल जाए। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल यानी BI यानी बोल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।